रामपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक अपने बड़े खेत में मेहनत करता था। उस दिन सूरज की तेज धूप खेतों पर पड़ रही थी जब गांव के मुखिया और कुछ किसान वहां आ पहुंचे। हाँ तो रमेश, अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। जमींदार का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो हमसे जबरदस्ती कर वसूल कर रहा है, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है मुखिया जी, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। हम गरीब किसान हैं, जमींदार के आदमी ताकतवर हैं, उनके पास हथियार हैं। जब आदमी पर ऐसी मुसीबत आती है तो क्या करे, कुछ बताइए। लेकिन मुखिया जी, आपकी पहुंच तो रामपुर के राजा वीरभान तक है। अगर राजा वीरभान को हमारी स्थिति का पता चला तो शायद हमें न्याय मिल सके। अचानक सभी को बैल की खुर की आवाज सुनाई दी। सभी मुड़कर देखने लगे। जमींदार अपने दबंग साथी कालिया के साथ वहां पहुंचा। वो बैलगाड़ी से उतरकर चारों ओर घूरने लगा। क्यों बे, यहाँ क्या पंचायत लगा रखी है? कर चुका दो या फिर भूखों मरने का इरादा है? हुजूर, अगर कोई मना करे तो बताइए, फिर हम अपना तरीका अपनाएंगे, खड़खड़ खड़खड़ वाला। जमींदार साहब, कृपया हमारी मजबूरी को समझिए। पिछले 2 सालों से बारिश भी ठीक से नहीं हुई। हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, आमदनी भी नहीं रही। अब हम कर कहां से देंगे? आप खुद सोचिए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। कर तो देना होगा, चाहे फसल हो या ना हो। समझ गए? हमारे पास कोई चारा नहीं है, कर दे दो। किसानों ने मजबूरी में अपनी जमा पूंजी निकालकर जमींदार और कालिया को सौंप दी। जमींदार हंसते हुए सिक्के अपने थैले में डालकर बैलगाड़ी पर सवार होकर चला गया। जब तक इस गांव के जमींदार सोहनलाल थे, उन्होंने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की। वे न्यायप्रिय और दयालु इंसान थे। लेकिन जब से वे लापता हुए, उनके छोटे भाई ने जमींदारी संभाली और गांव को नरक बना दिया। सोहनलाल जी अचानक कहाँ चले गए? अगर वे होते तो गांव के ये हाल न होते। इधर जमींदार की बेटी सावित्री खिड़की के पास उदास बैठी थी। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। तभी जमींदार अंदर आ पहुंचा। क्या बात है सावित्री, इतनी उदास क्यों हो? मुझे ताऊजी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वे कहाँ चले गए। अरे उस मूर्ख का नाम मत लो। उसे तो बस लोगों की भलाई करने का जुनून था। गया होगा कहीं जंगल में तपस्या करने या किसी साधु की तरह भटक रहा होगा। हमें क्या करना है? लेकिन पिताजी, जब ताऊजी इस गांव के जमींदार थे तो गांव वाले हमारी हवेली में खुशी खुशी आते थे। अब वे हमें नफरत भरी नजरों से देखते हैं। आपने गांव वालों पर इतना अत्याचार क्यों किया? बस करो, तुम्हें इन मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? इतना बोलकर जमींदार गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात का समय हो चुका था। सभी लोग चैन से सो रहे थे। अचानक जंगल से अजीबोगरीब किसी के चीखने जैसी डरावनी आवाजें आने लगी। मुखिया अपने घर से बाहर निकला। गांव के कई लोग भी इकट्ठे हो गए। रमेश भी अपने घर से बाहर गया और मुखिया के पास आ खड़ा हुआ। मुखिया जी, बहुत दिन हो गए, ये अजीबोगरीब आवाजें जंगल से आ रही हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुम सही कह रहे हो रमेश। इन आवाजों की वजह से गांव वालों ने जंगल जाना छोड़ दिया है। लकड़हारे भी वहां लकड़ी काटने नहीं जाते। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इन आवाजों का रहस्य क्या है। अगली सुबह जब रमेश सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ को तेज बुखार था। अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कुछ नहीं बेटा, मैं सही हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, जंगल मत जाओ। वैसे भी कुछ दिनों से रात के समय वहाँ अजीब और डरावनी आवाजें आ रही हैं। मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी।
लेकिन रमेश माँ की बात अनसुनी करके घर से बाहर निकल पड़ा और जंगल की ओर चल दिया। रमेश को जंगल में जाते देख मुखिया ने उसे रोका। रमेश, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, माँ की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उनके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। रमेश सिर हिलाते हुए जंगल की ओर बढ़ गया और एक गहरी खाई के पास पहुंचा, जहां जड़ी बूटियां उगती थीं। अचानक हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी और बैल की खुर की तेज आवाज गूंजने लगी। रमेश ने देखा एक विशाल काला बैल उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये बैल, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा? रमेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो बैल धुएं में बदलकर गायब हो गया। रमेश हक्का बक्का होकर डरते हुए जल्दी से जड़ी बूटियां लेकर जंगल से भागकर घर आ गया। घर आकर रमेश ने जड़ी बूटियों का लेप माँ के माथे पर लगाया। कुछ ही देर में माँ को आराम मिल गया और वे आंखें खोलते हुए बोली, बेटा, ये जड़ी बूटी सच में असर कर रही है, लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? माँ, जंगल में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वहाँ एक बैल, बहुत बड़ा काला बैल। रमेश ने पूरी घटना माँ को बताई। बेटा, अब तुम्हें जंगल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये कोई सामान्य बात नहीं लगती। रमेश माँ को शांत करके बिस्तर पर सोने चला गया। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में था। अचानक उसकी आंख खुली, लेकिन उसने देखा कि वो अपने घर में नहीं बल्कि किसी अनजान स्थान पर था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर में सोया था। ये कौन सी जगह है? अचानक बैल के खुर की आवाजें गूंजने लगी। रमेश ने देखा वही काला बैल उसकी ओर आ रहा था। वो बैल उसके सामने आकर रुका और उसे गहरी नीली आंखों से घूरने लगा। वे नीली आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं। तभी बैल इंसानी आवाज में बोला, डरो मत। क्या मतलब? तुम बोल सकते हो? हाँ, लेकिन मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आज तक किसी को नहीं डराया। रमेश को उस बैल की आवाज जानी पहचानी लगी। रुको, मुझे ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो जमींदार को इसी स्थान पर लेकर आओ। इतना कहते ही बैल हवा में विलीन हो गया। उसी पल रमेश की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बेटा क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ माँ, लेकिन वो कोई साधारण सपना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ सच में था। रमेश ने माँ को पूरी घटना बताई। बेटा, कल जो कुछ तुमने जंगल में देखा उसका असर तुम्हारे मन पर पड़ गया है, इसीलिए रात में भी वैसा ही सपना आया। इसे भूल जाओ और जंगल मत जाना। कुछ देर बाद रमेश अपने खेत में गया। तभी मुखिया आ पहुंचा। क्या हुआ रमेश? आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। डरे हुए क्यों हो? क्या बात है? रमेश ने मुखिया को जंगल में बैल से हुई मुलाकात और रात के सपने की पूरी बात बताई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है मुखिया जी। न जाने क्यों उस बैल की आवाज में मुझे दर्द महसूस हुआ, और उसने ये क्यों कहा कि जमींदार को उस स्थान पर लेकर आओ, ये समझ नहीं आया। ये बड़ी अजीब बात है। तुम्हारे सपने का कोई ना कोई रहस्य जरूर है। रमेश, तुम्हें गांव के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज से मिलना चाहिए। वे बहुत ज्ञानी हैं। शायद वे तुम्हारे सपने का अर्थ निकाल सकें। ठीक कह रहे हैं आप मुखिया जी, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। मुखिया सिर हिलाकर चला गया। रमेश सीधे साधु महाराज के पास जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में रमेश साधु महाराज के पास पहुंच गया। साधु महाराज रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, क्या हुआ बालक? एक स्वप्न ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया?
साधु महाराज, आपको कैसे पता? इस ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारे स्वप्न और उस रहस्यमयी बैल के बीच का संबंध बहुत गहरा है। कृपया मुझे बताइए साधु महाराज, इस स्वप्न का अर्थ क्या है? कौन है वो बैल और जंगल में जो भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, उनका क्या रहस्य है? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है बालक। जंगल में जो दर्दनाक चीखें गूंजती हैं, उनका संबंध तुम्हारे स्वप्न से है। और जिस बैल को तुमने देखा, वो कोई साधारण बैल नहीं है, वो वास्तविक है। क्या मतलब वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, वो बैल सच में मौजूद है? हाँ, वो बैल वास्तविक है, परंतु इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है और ये रहस्य सीधे जमींदार से जुड़ा हुआ है। जमींदार से? लेकिन साधु महाराज, ये सब मेरे से क्या संबंध रखती हैं? तुम्हें समझना होगा रमेश, उस बैल ने तुम्हें चुना है। क्या बैल ने मुझे चुना है? इसका क्या अर्थ हुआ? ये मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। जमींदार को उस स्थान पर लाना होगा जहां ये बैल प्रकट हुआ था। लेकिन साधु महाराज, जमींदार भला मेरी बात क्यों मानेगा? वो वहां क्यों जाएगा? यदि तुम सीधे सीधे उसे ये सब बताओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें मार डाले। क्या इतनी सी बात पर जमींदार मुझे मारेगा? क्यों? क्योंकि ये रहस्य जब तुम्हारे सामने खुलेगा, तब तुम समझोगे कि जमींदार कितना बड़ा अपराधी है। अपराधी? बाप रे! समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी तुम्हारा कार्य है जमींदार को किसी भी तरह से उस स्थान तक ले जाना, और इसके लिए तुम्हें जमींदार की बेटी सावित्री की सहायता लेनी होगी। सावित्री? लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगी? क्योंकि वो सच्चे हृदय वाली लड़की है। वो अपने पिता की तरह निर्दय नहीं है, और यही कारण है कि वो इस गांव का भविष्य है। लेकिन मैं उसे मनाऊंगा कैसे साधु महाराज? अब ये स्वयं तुम्हें करना होगा बालक। तुम उसे कैसे मनाओ, ये तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है। इतना बोलकर साधु महाराज ने आंखें बंद कर ली। रमेश कुछ सोचते हुए अपने घर आ पहुंचा। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? माँ, मैं अभी साधु महाराज के पास से आया हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे जमींदार को जंगल में लेकर जाना होगा, लेकिन उसके लिए सावित्री की मदद जरूरी है। सावित्री? पर बेटा वो क्यों तेरी मदद करेगी? साधु महाराज कहते हैं कि सावित्री बहुत अच्छी लड़की है, वो अपने पिता जैसी निर्दयी नहीं है। बेटा, ये बहुत कठिन काम है। जमींदार और उसका साथी कालिया बहुत निर्दयी लोग हैं। अगर उन्हें तेरी योजना का जरा भी अंदेशा हुआ तो वे तुझे मार डालेंगे। मुझे डर नहीं है माँ। अगर ये सब मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इसे पूरा करूँगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, पर सावधान रहना। रात का समय था। सावित्री हवेली के बगीचे में उदास बैठी थी। तभी रमेश दबे पांव वहां आ पहुंचा। सावित्री, सावित्री! सावित्री ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो रमेश को देखकर चौंक पड़ी। रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ अजीब घट रहा है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या हुआ? मैंने जंगल में एक बैल देखा है। वो बैल बहुत अजीब था। पहले साधारण था, लेकिन फिर अचानक उसका रंग बदल गया। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और उसके आते ही वहां अंधेरा सा छा गया। नीली आंखों वाला बैल? मैंने भी वही बैल देखा था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। लेकिन उसने मुझसे बात की। उसने कहा जमींदार को उस खाई तक लेकर आओ। क्या? मेरे पिता को? लेकिन क्यों? यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा। साधु महाराज कहते हैं कि इसका कोई रहस्य है और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर ये सच है तो हमें इसका पता लगाना होगा। पर मेरे पिता वहाँ क्यों जाएंगे? यही तो समस्या है। अगर मैं सीधे कहूँगा तो वे भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए तुमसे मदद मांगने आया हूँ। सावित्री कुछ क्षण सोचकर बोली,
ठीक है, सही समय आने पर मैं तुम्हें संकेत भेजूंगी। रमेश चुपचाप वहां से निकल गया। सावित्री गहरी सोच में डूब गई। अगली सुबह रमेश अपने खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सावित्री वहां आ पहुंची। सावित्री, तुम यहाँ? अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारा गांव सिर पर उठा लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं रमेश, मेरे मन में एक योजना आई है। मैं स्वयं जंगल में जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने सपने का अर्थ जानने के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूँ। डरो मत रमेश, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं खाई की तरफ जाऊंगी तब तुम्हें मेरे पिता को बताना होगा कि मैं जंगल की ओर चली गई हूँ। मेरे पिता ये सुनकर जरूर आएंगे। इतना कहकर सावित्री तेजी से वहां से चली गई। रमेश की माँ उससे बोली, बेटा, जमींदार और कालिया की मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन सावित्री बहुत अच्छी लड़की है। जो भी करना हो जल्दी करो। रमेश तुरंत जमींदार की हवेली में पहुंचा। कालिया पहले से वहां बैठा था। रमेश को देखते ही जमींदार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे, तुम गरीबों की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई हमारी हवेली में आने की? बोलो। जमींदार साहब, मैंने अभी अभी आपकी बेटी को जंगल की ओर जाते हुए देखा है, और आप तो जानते हैं कि वहाँ से कैसी कैसी डरावनी आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर जमींदार और कालिया दोनों चौंक पड़े। क्या? लेकिन सावित्री जंगल में क्या करने गई है? अरे, मैंने सोचा था कि उस स्थान पर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तो जाना ही होगा। मेरी बेटी जो वहां गई है। जमींदार कालिया को लेकर तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। रमेश गांव के मुखिया को लेकर दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दिया। जंगल में सावित्री एक पुराने वृक्ष के नीचे खड़ी थी। तभी जमींदार और कालिया वहां पहुंच गए। अचानक एक रहस्यमयी रंग बिरंगी रोशनी से एक विशाल काला बैल प्रकट हुआ। जमींदार और कालिया बैल को देखकर डर से कांपने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? ये तो आपके बड़े भैया का बैल है। दाऊ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दीजिए। तभी रोशनी के बीच से जमींदार के बड़े भाई सोहनलाल की आकृति प्रकट हुई। जमींदार और कालिया की आंखें भय से फैल गईं। ताऊ जी, आप कहाँ थे और ये सब क्या है? मैं आपको कितना याद करती थी। सोहनलाल की आंखों में क्रोध की चमक आ गई। वे सावित्री की ओर देखकर बोले, सावित्री, तुम्हारे पिता यानी मेरे छोटे भाई ने जमींदारी की लालच में मुझे कालिया के साथ मिलकर इसी स्थान पर बैल सहित धक्का दे दिया था। तब से मेरी आत्मा और मेरे बैल की आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मैंने तुम्हें सपने में बताने की कोशिश की थी, पर आत्माओं के भी कुछ दायरे होते हैं। लेकिन जब रमेश यहाँ जंगल में आया तो मेरा बैल उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। तभी मुझे एक मौका मिला और मैंने रमेश को संकेत दिया, जमींदार को यहाँ बुलाओ। जमींदार और कालिया अब थर थर कांप रहे थे। सोहनलाल की आवाज और भारी हो गई। वैसे तो वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं इसे माफ नहीं कर सकता। मेरे जाने के बाद इसने गांव वालों पर अत्याचार किए, अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये दोनों हत्यारे हैं। जमींदार और कालिया दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। भैया भैया भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दाऊ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दीजिए। सोहनलाल की आंखों में एक आखिरी बार दर्द झलका और वे हवा में विलीन हो गए। तभी बैल क्रोध से जोर से हुंकारा भरते हुए जमींदार और कालिया की ओर दौड़ पड़ा। दोनों बुरी तरह घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर लड़खड़ा गए और वे सीधे खाई में जा गिरे। सावित्री रोने लगी।
तभी रमेश और मुखिया उसके पास आ पहुंचे। सावित्री आंसू पोंछते हुए धीरे से सिर हिलाने लगी। गांव के लोगों ने सावित्री को नई जमींदार के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके नेतृत्व में गांव फिर से खुशहाल होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई और उस जंगल से अब कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। रमेश के साहस और सावित्री की सच्चाई ने मिलकर उस गांव को न्याय दिलाया और रामपुर का वो छोटा सा गांव एक बार फिर से शांति और सुख की नींद सोने लगा। अरे दोस्तों, देखो ये लिखा है टून दुनिया को सब्सक्राइब करें, ऐसे थपक और लाइक भी जरूर। और ये रहा शेयर वाला तीर, उड़ जा, टाड़ा, घंटी बजाओ, मजा बढ़ाओ।